पौधों एवं प्राणियों में परिवहन, पौधों एवं प्राणियों में परिवहन, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, समझो। और ज़्यादा एब्सेंट मत क्या करो तुम, समझ गया? एब्सेंट करेगा ना तो फिर दिक्कत होगा। अच्छा लिखना थोड़ी है, जैसे हो वैसे बैठो ना शांति से। देखो पौधों एवं क्या चाहिए, प्राणियों में परिवहन। अब ये परिवहन समझना है किसमें, पौधों एवं प्राणियों में, ठीक है। इसके पहले 2 लेसन था, कौन कौन? पहला लेसन कौन था? पौधों एवं प्राणियों में पोषण और दूसरा श्वसन। देखो पौधों एवं प्राणियों में पोषण में क्या था कि उसमें जो भी भोजन खाए थे वो पाचन हो गया था, उसका डाइजेशन हो गया और प्लस एब्जॉर्प्शन हो गया था, मतलब अवशोषण हो गया, ठीक है। और वो ग्लूकोज के रूप में कोशिकाओं के पास चला गया, ठीक है। बट अभी उससे एनर्जी मिला नहीं, क्योंकि एनर्जी मिलने के लिए उसको चाहिए ऑक्सीजन। जैसे आग को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। देखो माचिस जो है ना, माचिस तो चाहिए आग को जलाने के लिए, बट माचिस मेन रूप से नहीं है, मेन रूप से उसको उष्मा चाहिए जलने के लिए। उसको अगर हीट मिला, उष्मा मिला तो वो जल जाएगा। अब माचिस से तुम दो चाहे किसी और उपकरण से दो, घर्षण से कभी आग नहीं लगेगा, घर्षण से भी लग जाए। घर्षण मतलब क्या चाहिए? ड्रैग यानी रगड़, ठीक है, रगड़ जिसको बोलते हैं, हाँ, तो वो रगड़ से भी आग लग सकता है। या तो माचिस तो अलग हो गया कि उसको आसानी से तुरंत मिल जाता है, बट उसको उष्मा किसी भी पदार्थ को अगर मिला, न्यूनतम ताप तक पहुंचा तो वो कौन सा होगा? जल जाएगा, ठीक है। यानी जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है। अच्छा उसी प्रकार जब नहीं मिलेगा उसको तो वो नहीं जलेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी जो है, जो पहला वाला था पोषण, उसमें ग्लूकोज मिल गया। अब उससे एनर्जी मिलने के लिए उसको चाहिए क्या चीज़? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन हम लोग श्वसन तंत्र में देख लिए कि क्या क्या ऑक्सीजन का काम रहेगा आगे। नासा कवाट, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोलाई, यहाँ तक ऐसे चला जाएगा। और उसके बाद फिर वहाँ पे वहीं तक रहेगा, फेफड़ा सभी जगह पहुँचाने नहीं जाएगा। जाएगा कौन? ब्लड। और ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ब्लड का जो कलर रेड होगा किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। वो सारे जगह पे पहुंचा देगा, ठीक है, क्योंकि HBG होता है वो हीमोग्लोबिन का कौन सी करता है? पहचान करेगा और वो लेकर के जाएगा। और लेकर के जाएगा कि कहाँ पे? कोशिकाओं के पास नहीं, सबसे पहले जाएगा हृदय में, हार्ट, हृदय जिसको बोलते हैं, ठीक है। यानी ब्लड जो है फेफड़ा में जाकर को शुद्ध हो गया, प्योर हो गया, ठीक है। और जब प्योर हो जाएगा अब वो जाएगा कहाँ? हार्ट के पास, क्योंकि फेफड़ा को उतना क्षमता नहीं है कि पूरे शरीर में पूरे ब्लड को पहुंचा सके सभी कोशिकाओं के पास। तो वो जाएगा कहाँ पे? कहाँ पे? हृदय के पास। और हृदय के पास जब ऐसे सिकुड़ेगा, ठीक है, 120 जब ब्लड पूरा बाहर आएगा तो वो पूरा सारे जितना भी है सभी जगह पे कौन से हो जाएगा? पहुंच जाएगा। अब ये किस प्रकार से पंप करेगा, किस प्रकार से सभी जगह पे पहुंचेगा, वो इसी लेसन में पढ़ना है। यहाँ तक सही है? किस में? परिवहन में। क्योंकि परिवहन मतलब क्या होता है? हाँ, लाना और ले जाना। तो लोग SST वाले, ज्योग्राफी वाले में पढ़ी होगी, पढ़ी हो ना? वही पढ़ रही हो। बताओ परिवहन किसे कहते हैं? SST में पढ़ रही हो? वाह, ठीक है। कौन सी काला जाएगा? परिवहन। खूब रट्टा मार रही हो नहीं? चलो देखो परिवहन मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कहने का, लेकिन हम लोग को देखना है किसमें? पौधों एवं प्राणियों में। परिवहन करने का काम जैसे बस, ट्रेन, रेल, ये सब कर देता है ना, मेट्रो जो भी है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सब करता है। वो क्या करता है? हाँ, नाव, पानी वाली जहाज, बंदरगाह जहाँ पे रुकता है वो क्या करता है ना कि किसी वस्तु को एक स्थान से ले जा करके दूसरे जगह पर ले जाता है, लेकिन जहाँ उसकी क्या हो? आवश्यकता हो। ऐसे ही जहाँ तहाँ नहीं, ठीक है, जहाँ तहाँ उसको लेके जाता नहीं है। जहाँ उसकी आवश्यकता हो उसको एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान तक कौन सी कर देता है? वो पहुँचा देता है। वो कहलाएगा तुम्हारा क्या चीज़? परिवहन। जैसे हम लोग बस के माध्यम से भी करते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ से और दूसरे जगह जाना है, ठीक है, तो बस के माध्यम से जाला जाएगा, या तो किसी और के माध्यम से, या किसी वस्तु को हमको ट्रांसपोर्ट करना है, इन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है, ठीक है। जैसे आयात और निर्यात हम लोग बोलते हैं। आयात मतलब मंगवाना और निर्यात मतलब किसी भी एक, जैसे यहाँ राज्य है, ठीक है, जैसे केरला, इलायची, यहाँ पे मसालों का बगीचा बोला जाता है केरल को। वहाँ क्या हुआ? तो एग्जाम्पल वही लिया जाता है जो कि समझ में आ जाए। केरल आराम से समझ में आ रहा है। केरल जो है वो मसालों का बगीचा है, केरला वगैरह, ठीक है। और भारत जो है वो गर्म देश है एक प्रकार का, यहाँ पे, और मसाला वगैरह भी क्या होता है? गर्मी होता है, ठीक है। तो यहाँ के लोग तो इस्तेमाल उसको नहीं कर सकता। जैसे कि हम लोग चाय का इस्तेमाल हम लोग उतना नहीं करते। चाय वहाँ पिया जाएगा जहाँ पे ठंडी इलाका हो,
ठीक है। हाँ, जहाँ पे ठंडी इलाका हो वो चाय इस्तेमाल करेगा। तो हम लोग चाय भी करते उतना नहीं करते, हम लोग का उसको क्या कर देंगे, निर्यात कर देंगे। क्या चाहिए, निर्यात। उसी प्रकार यहाँ मसाला वगैरह होगा उसको भी क्या कर देंगे, निर्यात कर देंगे। निर्यात कहने का मतलब दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में भेज देंगे, ठीक है। दूसरे देशों में क्या कर देंगे, भेज देंगे। और वो भेजना अलग अलग माध्यम से हो सकता है, ठीक है। अगर बाई रूट लेके जाया जाए, रूट मतलब इधर से अगर सड़क के माध्यम से अगर लेके जाए ज़्यादा खर्च आ सकता है, ठीक है। लेकिन उसको पानी वाली जहाज़ से भेज देता है, शॉर्टकट। फिजिक्स में पढ़ी हो ना, विस्थापन। एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। उसमें कम खर्च होगा, उसी के माध्यम से वो कौन सी करेगा, पहुंचा देगा, ठीक है। हाँ, तो उसके माध्यम से ये कौन सी कर दे रहा है, या वहाँ पे पहुंचा दिया। और वहाँ से अगर कुछ मंगवाना हो तो फिर उसको खर्च भी कर लेता है, इम्पोर्ट कर लेता है। एक हो गया एक्सपोर्ट और एक हो गया इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब आयात, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। निर्यात, एक्सपोर्ट, निर्यात, इम्पोर्ट, आयात, आयात और निर्यात। तो ये सब क्रिया किसके द्वारा हो रहा है, परिवहन के द्वारा। अब तुमको लग रहा होगा कि आयात निर्यात हम काहे पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में, की कर रहा है। हाँ, मेन तो वो ज्योग्राफी है, लेकिन यहाँ पे परिवहन है। तो हम लोग में कोई सामान वगैरह का तो इधर उधर तो नहीं होगा। बायोलॉजी में क्या सामान वगैरह थोड़ी कौन सी होगा, मतलब जैसे मसालों का ये जो भी एक स्थान से दूसरा, ये सब थोड़ी होगा, नहीं होगा। इसमें केवल और केवल पोषक पदार्थ का होगा। जो भी एनर्जी वगैरह बनाए एक जगह, उसको एक अंग से दूसरे अंग या कोशिकाओं इधर उधर भेजना रहेगा, है कि नहीं, ठीक है। उसको ये पढ़ना है हम लोग किसमें, बायोलॉजी में, ठीक है। बायोलॉजी मतलब क्या चीज़, जीव विज्ञान, जीवों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अब ये परिवहन जो हो रहा है किसमें, पौधा में और प्राणियों में। तो हम लोग पहले देखेंगे किसका, पौधा का, ठीक है। पौधा में परिवहन होगा कैसे, ठीक है। पौधा यानी पेड़ पौधा जो भी है, अब उसमें प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, एनर्जी बनेगा, ठीक है। अब उस एनर्जी को सभी भागों में पहुंचाया जाएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होगा बनेगा कैसे, ट्रांसपोर्ट कौन से स्थान से कहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, जो इसमें देखना है, ठीक है। उसी को है ना, यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ पौधा है, ठीक है। ये कोई पेड़ पौधा वगैरह यहाँ पे, चलो देखो, ये जो पेड़ वगैरह हो गया है ना, ये पेड़ पौधा जो भी हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन होगा क्या क्या चीज़ का, ठीक है। जैसे ये पेड़ पौधा जो भी है, ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण जब करेगा, क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि इसी के फलस्वरूप इसमें ग्लूकोज का एनर्जी वगैरह बनेगा, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे क्या होता है कि ये कोई पेड़ पौधा लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर प्रकाश संश्लेषण इसको करना है तो इसको लिए चाहिए क्या चीज़, ऑक्सीजन चाहिए इसको, ठीक है। उस CO2 चाहिए और H2O चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य प्रकाश चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। जो कि पहला लेसन में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। इसका क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य प्रकाश आवश्यक है, CO2 उत्पन्न होता है, ये सब प्रयोग वगैरह से, ठीक है। यहाँ पे देखो, चलो ये सब इसको चाहिए, तो चलो CO2 तो यहाँ वायुमंडल से इसको मिल जाएगा, ठीक है। वायुमंडल से इसको मिल जाएगा। और वायुमंडल से जैसे ही पत्ती वगैरह पे आएगा तो यहाँ पे छोटा छोटा इस पे क्या पाया जाएगा, छिद्र पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा। अब उसके द्वारा ये CO2 ये ग्रहण कर लिया, ठीक है। और क्लोरोफिल तो इसके पास है ही यहाँ पे, ठीक है। अब इसका H2O की बात रहा, H2O और उसके साथ साथ क्या चाहिए, खनिज लवण, खनिज लवण। इसको खनिज लवण चाहिए, जो हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बोलते हैं, NPK। हाँ, पौधे के वृद्धि और विकास के लिए NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सब मेन रूप से जरूरी वगैरह है, ठीक है। तो ये खनिज लवण के रूप में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल तो इसके पास ही रहेगा और सूर्य का प्रकाश भी ऊपर से सन से मिल जाएगा इसको, ठीक है। तो मेन रूप से किसका ये खनिज लवण जो है, अब ये कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान दो। क्या चीज़ देख रही हो, क्या है, गलत लिखा हुआ है क्या, तब आप बोले था H2O, हाँ H2O जल है वो। अब सुनो यहाँ पे जो भी, अब देखो ध्यान देना, अब ये जो जड़ वगैरह है, ठीक है, ध्यान दो, ये पेड़ पौधा का पत्ते हो गया, ठीक है। अब ये पेड़ वगैरह जो हो गया और यहाँ पे इसका पत्ती, इसका लीफ, ठीक है, पत्ती हो गया। अब ध्यान दो,
अब इसके पास जो भी, क्योंकि ये रसोई घर कहलाता है कौन, पत्ती, ठीक है, इसी के पास एनर्जी का निर्माण होगा और इसी के फल यहीं से जो है कहीं भी जाना अगर होगा तो जाएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ भी सभी जगह पाया जाएगा ना। एक हम लेकर के दिए यहाँ पे एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसको तो CO2 मिल गया वायुमंडल से, क्लोरोफिल इसमें था ही, और सूर्य का प्रकाश ऊपर से, और ये बचा कौन, H2O। और जब H2O मिलेगा और इसके साथ साथ खनिज लवण, तो H2O इसको मिलेगा जब भी मिलेगा तो कहाँ से, नीचे से मिलता है, जमीन से। जैसे देखती हो मतलब कि पेड़ पौधा अगर कुछ कुछ लगाए, पेड़ को तो नहीं लगाते हैं, पौधा को हम लोग लगाते हैं। कोई भी पौधा को लिए छोटा सा, ठीक है, उसको हम लोग कौन सी कर दिए, मिट्टी में लगा दिए, ठीक है, और 3-4 दिन तक बढ़िया से सेवा सत्कार हुआ उसका, एकदम सुबह भी पानी, शाम भी पानी, दोपहर भी पानी, 3-4 दिन तक। और बाद 5वां दिन कहाँ गया, कौन लगाए पौधा पता ही नहीं है, ठीक है, नहीं होता है। 3-4 दिन तक एकदम बढ़िया से उसका देखभाल करेगा, 6ठा दिन से गया, नहीं होता है यहाँ पे। अब उसको कौन सी करते हैं, पानी वगैरह जो भी देते हैं उसके माध्यम से वो की करेगा कि नीचे वो तो पानी गया, और पानी देने के बाद वो पूरा वहाँ का मिट्टी वगैरह भीग गया, ठीक है। उसके साथ साथ उसमें थोड़ा बहुत फसल वगैरह देखते हो लगाता है कोई भी धान का या तो कुछ भी, तो वहाँ पे खाद वगैरह कुछ दे दिया, ठीक है, उर्वरक फर्टिलाइजर दे दिया। उसके बाद उसका सिंचाई कर देता है, सिंचाई मतलब उसको पानी से भिगो दिया पूरा। अब भिगोता क्यों है, ताकि ये जो खनिज लवण जो है देवी उसमें जो दिए है, उर्वरक जो भी पड़ेगा, ठीक है, वो पानी में क्या होगा, घुलेगा, और घुलने के बाद ये एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि इसमें इतना क्षमता नहीं होता है कि उसको ठोस रूप में उसको अवशोषित कर सके, ठीक है। वो जब भी करेगा खनिज लवणों का अवशोषण तो वो घुलित मात्रा में करेगा, किसमें, घुलित मात्रा। जो भी फर्टिलाइजर रहेगा उसको किस मात्रा में, घुलित मात्रा, मतलब घुला हुआ, ठीक है, आराम से वो कौन सी कर लेगा, सोख लेगा, ठीक है। अब ये करेगा किसके द्वारा, अवशोषित। तो यहाँ पे जो भी जल हम लोग देंगे, यहाँ पे जल वगैरह नमी वगैरह रहेगा, ठीक है। और यहाँ जो ये इसका जो जड़ का जो ये पेड़ पौधा का जो ये जड़ हो गया, जड़ कितना तरह का होता है, 2, कौन कौन, मूसला जड़, एक ठो झकड़ा जड़, 2 ठो हो गया। एक दिन और बताए थे हम, मूसला और एक झकड़ा जड़। मूसला जड़ एक ठो कौन, झकड़ा जड़। मूसला जड़ मतलब जो एकदम सीधा सीधा नीचे की ओर गया रहता है, एकदम जो एकदम बिल्कुल सीधा, एकदम ये काफी, हाँ ये काफी गहराई तक नीचे तक जाता है, ठीक है। हाँ ये क्या करेगा ना, पेड़ पौधा को सीधा रखने का मदद करेगा। ये जो जड़ होता है पेड़ पौधा को कौन सी रखेगा, सीधा मदद रखेगा। अगर ये नॉर्मल रहा तो आंधी चलेगा तो ढहिए जाएगा, ठीक है। ये सीधा काफी नीचे तक गया हुआ रहता है, और ये नीचे तक जाएगा, ठीक है। और इसके साइड साइड जो इधर से कौन है, चुपट डर खा जाएगा वो। ऐसे कहो बहस करने के लिए, छोटी कुरकुरे बाटे चलाता है, हम पहले लेंगे, है ना। यहाँ पे देखो, चलो देखो इधर पीछे, सिलेंट कितना 2 तरह का रहेगा ना, मूसला और एक झगड़ा जड़, या इसको हम लोग रेशेदार जड़ भी बोलते हैं। क्या चाहिए, रेशेदार जड़, रेशा रेशा की तरह रहेगा पूरा। अच्छा ये जो मेन वाला रहता है इसको मूसला जड़ बोल देंगे, नीचे तक काफी जाएगा, ठीक है। क्या कर रही हो, अब ये नीचे तक जाए, बीच में हम पूछेंगे नहीं तो रुक जाओ फिर। यहाँ पे ये नीचे जाएगा, ये की करेगा, पेड़ पौधा जो भी रहेगा वो मिट्टी को बढ़िया से पकड़ेगा और उसको सीधा रखने में मदद करेगा, ठीक है। और जिसका ये कमजोर रहेगा वो पेड़ भी कमजोर रहेगा, कवर सकता है वो नीचे से, ठीक है। हाँ अब ये साइड में जो निकला रहता है यहाँ से, ठीक है, ये अब यहाँ पे जो पतला पतला देख रही हो, ये बाल की तरह पूरा रोएदार रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, मूल रोम। क्या चाहिए, मूल रोम। ये जो होता है ना, ये इसका काम समझना क्या है, ये तो केवल पेड़ पौधा को सीधा मदद करने में रख दिया, ठीक है। हाँ और ये नीचे तक जितना जाएगा उतना मजबूती से पकड़े रहेगा। और ये की करेगा, ये जो मूल रोम रहता है, यहाँ पे जो हम लोग H2O दिए हैं, पानी दिए हैं, जल दिए, ठीक है। अब ये जल का काम क्या होगा कि यहाँ पे जो ये जो रूट हेयर है, ठीक है, यहाँ पे जल को क्या करेगा, वो अवशोषित करेगा। क्या चीज, अवशोषित करेगा। और अवशोषित करने के बाद क्या होगा ना, ये कि यहाँ पे जैसे जैसे ये अवशोषित करेगा, अब कौन विधि से, परासरण विधि से। किस विधि के द्वारा करेगा, परासरण विधि। यहाँ पे जो भी देंगे वो परासरण विधि के, ओस्मोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या चीज, ओस्मोसिस। जैसे कहने का मतलब एक कटोरी लो और कटोरी लेकर के उसमें की करो ना, थोड़ा बहुत चना, पानी और या तो किशमिश वगैरह ये सब जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग डाल देते हैं तो वो फूल जाता है, फूल जाता है ना, फूल जाता है। और क्या होता है, ये बाहर वाला पानी जो भी वो उसके अंदर चला जाता है, नहीं जाता है, और वो कौन सी हो जाएगा, फूल जाएगा। तो फूल जाता है ये कौन विधि के द्वारा, परासरण विधि के द्वारा, परासरण विधि के द्वारा। और इसको फिर की करो,
ये परासर, यही प्रोसेस यहाँ पे होते रहता है। यहाँ पे जो भी मूल रोम रहेगा वो मिट्टी में जो भी जल वगैरह है उसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के बाद ये यहाँ पे जो एक उत्तक पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जाइलम। ठीक है, जाइलम, क्या चीज, जाइलम। और ये जाइलम को दे करके जाइलम की करेगा, फिर ये आगे की ओर ये पूरे सभी भागों में फैला रहेगा। और जाइलम के रास्ते ये जल का क्या हो जाएगा, परिवहन। ठीक है, और ये ले जा करके किसको दे देगा, पत्ती वगैरह को। ठीक है, अब यहाँ पे पत्ती जो दे देगा और इसका काम होगा फिर क्या चीज, मतलब यहाँ पे जो भी प्रोसेस चलना है वो चलते रहेगा अपना। ठीक है, और उसके फलस्वरूप क्या चीज का निर्माण होगा, ग्लूकोज का। यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण होगा, ग्लूकोज का। और ये ग्लूकोज का जो निर्माण हो रहा है ये किस प्रोसेस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। मतलब यहाँ ग्लूकोज का निर्माण करना ही क्या कहला जाएगा, प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे। ठीक है, अब इसके फलस्वरूप जो भी एनर्जी बनेगा, ठीक है, वो तो केवल पेड़ पौधा के पत्ती के पास ही है। ठीक है, लेकिन पत्ती को तो नहीं चाहिए, सारे भागों को चाहिए। ठीक है, यहाँ पे किसको चाहिए, सब भागों को। अब इसमें सभी भागों को चाहिए तो बताओ यहाँ पे ले जाने वाला कोई तो रहेगा। अच्छा, ये जो जाइलम उत्तक जो है ना वो केवल और केवल नीचे से जल को लेकर के ऊपर पहुंचाता है। ठीक है, एक पाइप का काम कर देता है, जैसे पानी वाली टंकी होता है ना, मोटर से पाइप के टंकी में भर दिया है, उसी प्रकार यहाँ भी ये केवल पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये केवल और केवल नीचे से ऊपर की ओर जाता है, मतलब एक दिशा की ओर कि दोनों दिशा की ओर, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक दिशीय, वन डायरेक्शन। ठीक है, एक दिशीय मतलब केवल और केवल नीचे से ऊपर की ओर एक ही दिशीय में काम करेगा, दोनों दिशा की ओर नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे थोड़ी ना पानी को लाना है, नीचे तो है ही पूरा भरा हुआ। ठीक है, नीचे से केवल ऊपर जाएगा। लेकिन कहीं कहीं कुछ इलाका वैसा होता है जहाँ पे पानी की मात्रा कम में मिलता है, तो उसका जो पेड़ पौधे का जो जड़ रहेगा ना वो काफी अंदर गहराई तक चला जाता है पानी की तलाश में, खोजने के लिए कि कहाँ तक कब तक मिलेगा। जैसे मरुस्थलीय इलाका में उसका में जो भी पेड़ पौधा जो पाया जाएगा ना वहाँ पे कटीला होता है, क्या चीज, कांटेदार होता है। अभी कुछ देर के बाद बताएंगे कांटेदार क्यों होता है। ठीक है, उसका जो जड़ होता है ना वो काफी अंदर तक जाता है। क्यों, क्योंकि पानी उसमें तो जल्दी मिलेगा नहीं, उसमें पानी काफ़ी नीचे तक रहता है गया हुआ। ठीक है, तो जल्दी पानी नहीं मिलेगा, जिसके कारण इसका जो जड़ रहता है वो काफ़ी नीचे तक जाएगा। कौन से इलाके में, मरुस्थलीय इलाके में। ठीक है, जहाँ पानी की बहुत कमी हो वहाँ पे जो भी पौधा उगता है। ठीक है, मरुस्थलीय में कांटेदार ऐसा होता है। ठीक है, कांटा की तरह नहीं होता है, कांटेदार, रेगिस्तान, कैक्टस वगैरह ये सब मतलब जो भी वहाँ होगा उसमें कांटा बहुत ज़्यादा होगा, पत्ती से ज़्यादा क्या दिखेगा, कांटा ही दिखेगा। ठीक है, हाँ, और ये जो होगा वो काफ़ी नीचे तक जाएगा, किसकी तलाश में, पानी की तलाश में। ठीक है, हाँ, पानी की तलाश में जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर। इसी के द्वारा ये जल को अवशोषित करेगा। और ये मेन वाला जो आया है वो क्या करेगा, केवल पेड़ पौधों को सीधा खड़ा रखेगा। केवल और केवल उसका काम है सीधा खड़ा रखना। जैसे हम लोग कभी ये कमजोर रहता है, मतलब अभी छोटा सा ही पौधा है, तो हवा चलता रहती हो ऐसे एकदम झूमने लगता है, पूरा झूमने लगता है, झूला झूलने लगे, तो उसको सीधा से खड़ा रखने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए लकड़ी बांध देता है। ये जब ऐसे एक लकड़ी बांध के ऐसे लपेट देगा, छोटा सा नहीं कर देता है। ठीक है, ताकि ये इधर उधर नहीं। उसके बाद ये जब मजबूत हो जाएगा, बढ़िया से पकड़ लिया मिट्टी को, उसके बाद इसको हटा देता है नहीं। ठीक है, तो ये केवल और केवल सपोर्ट करता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा नहीं, केवल उसको सीधा करके रखता है। और हाँ बस, लेकिन जल का अवशोषण ये रूट हेयर करेगा। और इसमें जो भी उर्वरक अगर डाल दिए तो जल में घुल जाएगा, और घुलने के बाद उसको कौन सी कर लेगा, अवशोषित। और ये जड़ कितना प्रकार का हो जाएगा, दो तरह का, एक मेन वाला, हाँ, एक मुसला जड़ और एक झकड़ा जड़, जिसको हम लोग रेशेदार जल भी बोल सकते हैं, इसको झकड़ादार। यहाँ तक ठीक है, जिसे धान का जो जड़ होता है वो एकदम रेसा की तरह रहेगा। ठीक है, और जिसमें ये मूल रोम जो पाया, मतलब ये मुसला जड़ जो है वो काफ़ी गहराई पे रहेगा, तो वो कबाड़ेंगे में अगर निकालेंगे नीचे से भी तो वो काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, गेहूं का देखो, धान का देखो, चना का, ये सब देखो नॉर्मल रहता है, उसमें ज़्यादा नहीं, वो बहुत छोटा रहता है, ऐसे बाल की तरह बहुत ज़्यादा दिखेगा नहीं। ठीक है, उसी के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या समझते में आते थे पहले, ठीक है, कि ये वाला एकदम बचा के कबाड़ते थे, ये साइड वाला अगर टूटी हो, जैसे आम का पौधा अभी भी कहीं खाया, गुठली फेंक दिया तो वहाँ से निकल जाता है, फिर उसको हम लोग क्या करते थे, ठीक है, उसको निकाले और बचा करके लाते थे कि कोनो कौवा पक्षी ना देख ले। हाँ, वो लग जाता है बढ़िया से, लेकिन बशर्ते उसको इस सावधानी से काटना चाहिए या निकालना चाहिए कि ये वाला नहीं टूटना चाहिए। कौन सा, ये रूट हेयर। अगर रूट हेयर टूटा तो फिर जल का अवशोषण नहीं होगा, फिर खत्म। ये खाली अगर बचा के रखेंगे तो इसका काम कुछ नहीं है, खाली सीधा खड़ा रखेगा। ठीक है, लेकिन रूट हेयर ये रहना चाहिए। ठीक है, हम लोग समझते थे पहले क्या चीज़, कि ये वाला मेन जड़ है,
इसी से सब चीज़ करेगा, ये तो ऐसे ही सपोर्ट के लिए, ठीक है। हाँ चलो यहाँ पे समझो, ये होगा क्या चीज, खनिज लवण और जल का अवशोषण कर लिया और परस किस विधि के द्वारा, परासरण विधि, और परासरण विधि के द्वारा कर करके ये जाइलम उत्तक के द्वारा पत्ती तक पहुंचा दिया। जितना भी पत्ती वगैरह जहाँ भी प्रकाश संश्लेषण होगा सभी भागों में कौन सी कर दिया, पहुंचा दिया। और पहुंचाने के बाद जो भी ग्लूकोज एनर्जी वगैरह बना होगा, ठीक है, अब उसको सभी भागों में पहुंचाना है, ठीक है, अलग अलग भागों में, ठीक है। अब ये जो अलग अलग भागों में पहुंचाएगा उसके लिए एक अलग उत्तक चाहिए, क्या चीज, कौन सा, फ्लोएम, ठीक है, कौन सा, फ्लोएम, फ्लोएम, हाँ। और यहाँ से ले गया कौन, जाइलम, 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 ठीक है। और ये जाइलम जो होता है इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक केवल एक दिशीय जाएगा, मतलब नीचे से केवल कहाँ, ऊपर की ओर, ठीक है। अभी बताओ यहाँ पे जो भी जल या तो खनिज लवण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिवहन, ठीक है। तो यहाँ पे परिवहन हो रहा है जल का और खनिज लवणों का, यही ना, ठीक है, यही सब तो इसमें देखना है। अब उसके बाद यहाँ से परिवहन होगा किसका, जो भी एनर्जी वगैरह बना होगा उसका, ठीक है। मतलब यहाँ सीधा सीधा समझो ना कि यहाँ जल और खनिज लवण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए तो परिवहन होगा। और परिवहन जब भी होगा तो किसी न किसी वाहन से ही होगा, अरे ऐसे ही थोड़ी होगा, कोई तो ले जाने वाला होगा ना, तो उसको ले जाने वाला का नाम क्या है, जाइलम, जाइलम। जैसे बस वैसे ही जाइलम, रेलगाड़ी यहाँ जाइलम, पेड़ पौधा में, इसमें पेड़ पौधा कहाँ, मतलब ट्रेन चलेगा इसमें कि यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाओ, तो यहाँ पे ले जाने के लिए कौन सा है, जाइलम। और उसके बाद फिर यहाँ जो भी एनर्जी वगैरह बना होगा, खाद्य पदार्थ जो भी बना होगा उसको अन्य भागों तक पहुँचाना है, उसके लिए कौन सी है, फ्लोएम। अब ये फ्लोएम की करेगा, ठीक है, यहाँ से एनर्जी वगैरह को लेगा और सारे भागों को देगा, जड़ को भी देगा, कुछ कुछ छायादार वाले उधर तो एनर्जी उतना नहीं बना होगा, उधर भी बांटेगा, सभी जगह पहुंचा देगा। मतलब ये फ्लोएम जो है वो नीचे भी ला सकता है और ऊपर भी ले जा सकता है, और ये जाइलम के साथ साथ ही फैला रहता है ये भी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम कर देगा किसका, जल का, और फ्लोएम कर देगा खाद्य पदार्थों का, ठीक है। याद रखने के लिए जैसे जाइलम और जैसे जल, ठीक है। और फ्लोएम, फ से फल हो जाएगा और फ से फ्लोएम हो जाएगा। और फल जो है एक प्रकार का खाद्य पदार्थ, 9th क्लास में बताए थे, ठीक है। फल जो एक प्रकार का क्या चीज, खाद्य पदार्थ, और खाद्य पदार्थ का परिवहन कर, देखो फ से फल और फल एक प्रकार का क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थ। तो इससे हम रिलेट करके याद रख सकते हैं कि फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन करेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है, कि जाइलम जो होता है जल का परिवहन किस दिशा में करेगा, एक दिशीय, नीचे से केवल ऊपर की ओर, यहाँ तक, ठीक है। और खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम। 1-2 क्वेश्चन फिक्स यहाँ पे। जल का जो अवशोषण होगा किस विधि के द्वारा, परासरण विधि, परासरण विधि के द्वारा, ठीक है। और मरुस्थलीय वाला जो भी पौधा होता है, ठीक है, वहाँ उसका जड़ जो होता है कैसा होता है, काफी गहराई तक जाता है, किसके लिए, पानी की तलाश के लिए, पानी की तलाश के लिए। जल का अवशोषण करेगा मूल रोम, मूल रोम। अब ये जो होता है मिट्टी में, ठीक है, उपस्थित जो भी पेड़ पौधा है वो मिट्टी से जल का और खनिज लवणों का अवशोषित कर, ठीक है, पत्तियों तक पहुंचाना, जिसके द्वारा किया जाता है, जिस माध्यम के द्वारा किया जाएगा, ये विधि जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रसाकर्षण या तो रसारोहण, ठीक है। क्या चीज, रसारोहण या तो रसाकर्षण, यानी पेड़ पौधा के जड़ में उपस्थित मूल रोम के द्वारा जल एवं उसमें घुलित खनिज लवणों का, ठीक है, जाइलम उत्तक के द्वारा परिवहन कहाँ तक किया जाएगा, पत्ती तक। यानी जाइलम उत्तक के द्वारा पत्तियों तक पहुँचाने की क्रिया क्या कहा जाएगा, रसाकर्षण या रसारोहण। पूछा हुआ सवाल है ये, रसाकर्षण या तो रसारोहण, ठीक है। मतलब यहाँ से जो भी खनिज लवण जल वगैरह हुआ ना, इसको केवल पत्ती तक पहुँचा दिए, प्रोसेस ही होगा क्या चीज, रसाकर्षण या तो रसारोहण, यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ जो फ्लोएम बना ये सब जगह पहुंचा देगा, किसके द्वारा पहुंचेगा, फ्लोएम नामक उत्तक के द्वारा। अब सुनो, जब ये प्रोसेस होता है पूरा, मतलब ये जहाँ यहाँ पे जो भी प्रकाश संश्लेषण हुआ उसके फलस्वरूप क्या होता है ना, यहाँ पे कुछ कुछ एनर्जी भी यहाँ पे जैसे देखो उत्पाद के रूप में बनता है। जैसे यहाँ पे 6CO2 प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप 6CO2 और यहाँ 12H2O, और यहाँ पे क्या चाहिए बोलो, क्लोरोफिल, और उसके बाद सनलाइट, अरे कहीं लिखना कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, सनलाइट हो गया। और यहाँ बनेगा क्या चीज, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, दिख रहा है वो, चल ठीक है। यहाँ पे देखो 6O2। अब सुनो, ये तो एनर्जी ग्लूकोज बना है, अब सुनो ये जो एनर्जी बना है ये तो सभी भागों में पहुंचा देगा,
लेकिन H2O और ये ऑक्सीजन, ये दोनों उत्पाद के रूप में बनेगा। क्या चीज़? मतलब उत्पाद के रूप में तो खैर ये भी बना, उत्पाद के रूप में ये सब बना, लेकिन ये की करता है, इसका काम कर लेगा पेड़ पौधा, ये अपना काम इससे मतलब भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन ये जो H2O और ऑक्सीजन जो बचा है वो इसका इस्तेमाल करता नहीं है, वो इसका बाई प्रोडक्ट होता है। क्या चीज़? बाई प्रोडक्ट, मतलब बेकार पदार्थ। क्या चीज़? बेकार पदार्थ। तो अब बेकार पदार्थ है तो ये तो रखेगा नहीं, इसको हटा देगा, ये अपने भाग से कौन सी कर देगा? अलग कर देगा। बेकार पदार्थ, अपशिष्ट जिसको बोल सकते हैं। क्या चीज़? अपशिष्ट। जैसे मानव में पोषण जब हुआ था, ठीक है, तो उसमें मुख से आगे की ओर बढ़ते गया था, ठीक है, मुख, उसके बाद ग्रास नली, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस, रेक्टम, उसके बाद एनस। एनस के रास्ते अपशिष्ट पदार्थों को हम लोग क्या कर दिए? बाहर कर दिए। उसी प्रकार यहाँ भी H2O और O2 जो है इसका बाई प्रोडक्ट है। क्या चीज़? बाई प्रोडक्ट, मतलब बेकार पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। ये बेकार है ना। और जब कभी भी कोई किसी के लिए एक बेकार होता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए या तो दूसरे जीवों के लिए वो लाभदायक हो जाता है। वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? लाभदायक हो जाएगा। जैसे मुर्गी पालन में होता है, कुक्कुट पालन में क्या होता है, उसका जो बीट रहता है, ठीक है, उसका बीट जो होता है वो खेतों में डाल देता है, खेतों में डाल देता है, जिससे उसको पोषण मिल जाता है बढ़िया से। ठीक है, ये सब काम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यानी एक के लिए बेकार है तो वही चीज़ दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? फायदेमंद, लाभदायक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो जे, हाँ क्या हुआ कि खेत में छिट रही है, देखो बाद में छिटे जाना, पहले समझ लो। अरे बड़ी महकता है। हाँ। अरे बहुत पौष्टिक पदार्थ होता है वो, उसके लिए काम कर जाएगा। मूंगफली बेच रही हो? देखो है, समझो। अच्छा, ये बाई प्रोडक्ट बना उसका, सुनो ध्यान दो, ये बाई प्रोडक्ट बना है। अब ये क्या करेगा ना, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे पेड़ पौधा के पत्ती जो रहेगा वहाँ से बाई प्रोडक्ट ये बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन तो स्टोमेटा के द्वारा बाहर आ जाएगा टोटल। ठीक है, लेकिन अब ये ऑक्सीजन जो होता है वो जल के माध्यम से ही निकलता है उसी के साथ। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रयोग में जैसे कभी कभी देखी होगी, देख सकती हो भी, जैसे पेड़ पौधा का पत्ती, पेड़ पौधा लिए, अब उसमें बाष्पोत्सर्जन तो होगा ही। बाष्पोत्सर्जन मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी जल वगैरह बना होगा, ठीक है, उसको बाष्प के द्वारा कौन सी करेगा? हवा में, ये वायुमंडल में छोड़ देगा। ठीक है, यानी कि यहाँ जो भी जल है वो बाष्प के रूप में हवा में मिल जाना या तो वायुमंडल के चला जाना। ठीक है, वो कहा जाएगा क्या चीज़? बाष्पोत्सर्जन, या उष्मा के कारण जो भी है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और वो कहलाएगा क्या चीज़? बाष्पोत्सर्जन। अब उसी के फलस्वरूप यहाँ पे निष्कासित होगा क्या चीज़? O2, मतलब ऑक्सीजन, जो हम लोग के लिए लाभदायक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे की जैसे इसको प्रयोग में कर सकते हैं कि जैसे एक मतलब पत्ती लिए और इसको एक पारदर्शी पॉलीथीन से इसको क्या कर देना है? प्लास्टिक से ढक दिए। ठीक है, और ढक करके देखेंगे ना, उसके बाद कुछ देर के बाद या एक दिन के बाद थोड़ा थोड़ा पानी की बूंद इसमें चलाएगा, हल्का हल्का, तो वो क्या है? H2O है। हाँ, H2O, यानी इसको ये जो प्रोसेस हो रहा है कि इसके फलस्वरूप बाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप। अब ये बाष्पोत्सर्जन जब होगा तो यहाँ पे जल भी काफ़ी निकलेगा। ठीक है, और जब जल ज़्यादा निकलेगा तो यहाँ पे जल, इसको और ज़्यादा चाहिए जल, इसको तो चाहिए ही ज़्यादा जल ना। यहाँ पे जितना ज़्यादा ये बाष्पोत्सर्जन होगा वहाँ से इस पेड़ पौधा में पानी की कमी होगा, और जब पानी की कमी होगा तो यहाँ से ज़्यादा सोखेगा। जैसे अगर हम लोग सपोज करें गर्मी में ज़्यादा प्यास लगता है, ठीक है, गर्मी ज़्यादा है, अब उसमें बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, ज़्यादा पसीना निकलेगा। ठीक है, तो जल, शरीर के अंदर पानी की क्या होगा? कमी होगा। अब उसको पूर्ति करने के लिए पानी चाहिए तो ज़्यादा प्यास लगता है, लेकिन ठंडी के मौसम में कम है, ध्यान दो। लेकिन ठंडी के मौसम में क्या होता है? कम होता है, कम प्यास लगे। क्यों? क्योंकि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो गया? कम हो गया। ज़्यादा पानी जो है बाष्प के रूप में बन ही नहीं रहा, पसीना उतना आ रहा नहीं आ रहा, तो प्यास कम लगता है। लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होगा? ज़्यादा लगे। जस्ट एकदम उसी की जैसे यहाँ पे यहाँ पे बाष्पोत्सर्जन क्रिया होगा गर्मी के कारण। अब ये कौन सा होगा? बाष्पोत्सर्जन होगा और जल पूरा खत्म होगा, और जब खत्म हो जाएगा तो इसमें जल की कमी, और जब जल की कमी हो जाएगा, ठीक है, तो वो नीचे से ज़्यादा ये सोखेगा। ठीक है, लेकिन सुनो, जब ज़्यादा मात्रा में ये हो रहा है तो जल का मतलब कि जल की ये क्या हो रहा है? हानि हो रहा है या मतलब प्रॉफिट हो रहा है? इससे हानि हो रहा है। यानी बाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप जो होता है जल की यहाँ पे क्या होगा? हानि होगा। और जितना ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन होगा
जितना ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन होगा वहाँ पे ये पानी पूरा ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। और जब ज़्यादा निकलेगा तो ऊपर जाने के बाद 165 मीटर जब ऊपर जाता है तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, कमता है। और जब कमेगा तो गैस जो भी जा रहा है ऊपर में वो क्या होगा, संघनित होगा संघनित। और संघनित होने के फलस्वरूप ऊपर में क्या बनाएगा, बादल बनाएगा ना। और जब बादल की मात्रा जब मतलब उसमें घना हो जाएगा, पानी की बूंद जब ज़्यादा हो जाएगा तो वर्षा के रूप में इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। और जब अगर संघनन की क्रिया नीचे ही हो जाए, मतलब धरती के सतह पर ही हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोहरा, ठीक है। लेकिन अगर वायुमंडल में हो जाए तो बादल। अरे ठंडी के मौसम में देखो ना, ठंडी के मौसम में टेम्परेचर कम होता है तो बाष्प बना, लेकिन नीचे में ही वो अथी मॉलिक्यूल, जल का मॉलिक्यूल की बन जाता है, जिसको हम लोग कुहारा या कुहासा बोलते हैं, है कि नहीं, ठीक है। कुहासा या तो दोनों अलग चीज होता है, दोनों अलग होता है। कोहरा और एक कुहासा दोनों अलग होता है। कोहरा जो होता है ना काफ़ी घना रहेगा, आगे बहुत दूर तक दिखाई भी नहीं दे, मतलब ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देगा, किसमें, कोहरा में। और कुहासा थोड़ा सा कम रहता है, मतलब कम मात्रा रहा तो कुहासा हाँ दिखता है, और ज़्यादा मात्रा रहा तो कोहरा, अलग अलग होता है। तो उसको हम लोग कोहरा बोलेंगे, अगर दिख रहा है तो कुहासा बोलेंगे। स्कूल जा रहे थे, चल मतलब वो स्कूल जा रही थी और कोहरा में चल गई दूसरी जगह। पूरा दिन पहुंच अच्छा देखो, हाँ अब सुनो, ये जो अगर सुनो, अगर संघनन की क्रिया, ठीक है, अगर संघनन की क्रिया नीचे ही हो जाए तो उससे क्या, किसका निर्माण होगा, कोहरा या तो कुहासा का। लेकिन अगर ऊपर हो तो बादल का। अब ये जब उसमें पानी की मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगा तो वर्षा के रूप में नीचे गिरेगा, ठीक है। अब सुनो, तो ये वर्षा का कारण मेन क्या है, ये बाष्पोत्सर्जन है। जितना ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन होगा उतना ज़्यादा बादल बनेगा, और जितना ज़्यादा बादल का निर्माण होगा उतना ज़्यादा बारिश भी होगा, ठीक है। इसलिए होता है जो अमेज़न जंगल है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी वर्षा मतलब काफ़ी बन पाया जाएगा, पेड़ पौधा काफ़ी मात्रा में। और जब काफ़ी मात्रा में होगा तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण भी ज़्यादा होगा, और जब प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा तो बाई प्रोडक्ट भी बनेगा, और उसमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होगा। और जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगा तो जल भी ऊपर जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे बादल का निर्माण काफ़ी घना हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या चीज़ होगा, बारिश। यानी वहाँ पे जितना ज़्यादा जंगल वगैरह रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बारिश होगा। इसलिए सुनती होगी अमेज़न के जंगल में जो है लगभग बारिश ही होते रहता है, और उसका इतना घना होता है कि सूर्य का प्रकाश नीचे मतलब जमीन पे पहुंच नहीं पाएगा, इतना वो मतलब घना है, ठीक है। उससे लगभग 20% ऑक्सीजन, इसलिए उसको बोला जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। किसको, अमेज़न जंगल को, अमेज़न जंगल पृथ्वी का फेफड़ा है ना, यहाँ पे सब। हाँ अब सुनो, ये जो होता है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसलिए कभी लेकिन पेड़ पौधा सुनो, ध्यान दो, सुनो हलम आए, सुनो तो, पेड़ पौधा जो होता है ना वो भी काफ़ी लगता है होशियार है। कैसे, जब कभी गर्मी का मौसम ऐसा देखती होगी रहता है, ठीक है, तो उसमें जल उसको ज़्यादा चाहिए क्योंकि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा हो रहा है। तो उस टाइम क्या करता है ना, पेड़ पौधा अपना पत्ते को गिरा देता है, जिसको हम लोग पतझड़ बोलते हैं। पेड़ पौधा अपना पत्ती गिरा दिया, ठीक है, और जब पत्ती गिरा दिया तो बाष्पोत्सर्जन क्रिया होबे नहीं करेगा, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगा नहीं। जब अगर गर्मी के मौसम में अगर मतलब पतझड़ का जब मौसम होता है, ध्यान दो ना इधर, पतझड़ का जब मौसम होता है तो उसमें अगर पेड़ पौधा पत्ती नहीं गिरा है, ठीक है, तो उसको जल की हानि काफ़ी मतलब ज़्यादा पानी होगा, तो पानी लाएगा कहाँ से, नीचे तो सूखा हुआ है, कैसे होगा, तो वो पेड़ पौधा अपना पत्ती ही गिरा देता है, ठीक है। और जिसको हम लोग पतझड़ बोलते हैं उसमें गिरा दिया, और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया अब नहीं होगा। और फिर जब धीरे धीरे मौसम चेंज होने लगता है, बसंत ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। ऐसे तो मेनली 3 ही ऋतु होता है, कौन कौन, जाड़ा, गर्मी, बरसात, 3 ही को होता है ऐसे मेनली, ठीक है। हाँ अरे ऐसे और 6-7 बहुत सारा हो जाता है, लेकिन मेनली 3 ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो पतझड़ में जो होता है ये पत्ती अपना कौन सी कर देगा, गिरा देगा, जिसके फलस्वरूप जल हानि क्या होगा, कम जाएगा, मतलब जो ज़्यादा हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। यही कारण होता है, थोड़ा ध्यान से, यही कारण है कि रेगिस्तान वाला जो भी पेड़ पौधा है, रेगिस्तानी इलाका वाला, उसमें जल की तो कमी है। और जब जल की कमी हो जाएगा, ध्यान दो ना, जल की जब कमी है, लेकिन अगर पेड़ पौधा का पत्ती ऐसे पूरा फैला रहेगा, ठीक है, तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरे सतह पे होगा। 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि बाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक में पढ़े थे ना, सतह का क्षेत्रफल, जितना ज़्यादा सतह रहेगा बाष्पोत्सर्जन की उतना ज़्यादा क्रिया होगा, ठीक है। तो बताओ, पेड़ पौधा का अगर पत्ता ऐसे पूरा फैला रहे तो सब पूरे सतह से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगा, लेकिन रेगिस्तानी इलाका में तो ऑलरेडी पानी की कमी है, तो आप बताओ उसको पानी कैसे मिलेगा। तो ये जो पत्ती जो होता है ना, वही कांटे का रूप ले लेता है, ये जो पत्ती है ना यही कांटा का रूप ले लेता है,
मतलब रहता है पत्ती है बट वो हो जाता है किसके रूप में, कांटे का रूप में। किस कहाँ पे, रेगिस्तानी इलाकों में। और रेगिस्तानी इलाकों में जो भी पेड़ पौधा उपजता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरोफाइटिस। क्या चीज, जीरोफाइटिस। हाँ जीरोफाइटिस, यही से हम लोग में नहीं पूछेगा, वो आगे क्लास का है, जीरोफाइटिस। ठीक है, अब पता चला रेगिस्तानी इलाका में जो भी रहेगा वो कैसा, कटीला रहेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जल की कमी है। और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए वो कांटा, ये पौधा, पेड़ पौधे का जो पत्ता है वो किस रूप का ले लेगा, कांटे का रूप ले लेगा। ठीक है, बताओ वहाँ का भी पत्ता भी, मतलब पेड़ पौधा भी होशियार नहीं, पतझड़ के मौसम में अपना पत्ता को गिरा दिया। ठीक है, ऐसे नहीं करता है। चलो ये तो हो गया तुम्हारा ये। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये जितना ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे किसका निर्माण होगा, बादल वगैरह का। और जितना ज़्यादा ये बनेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बरसात होगा। यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद सुनो, लेकिन अगर जैसे जैसे ही पेड़ पौधा को अगर काटा जाए, मतलब इसकी संख्या को कम कर दिया जाए, तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी कम होगा। ठीक है, और जब कम होगा तो वायुमंडल पे असर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बादल वगैरह का निर्माण उतना होगा नहीं होगा। तो जब ज़्यादा नहीं होगा तो बरसात भी ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए समय समय पे बारिश भी नहीं होता है। होता है तो पहाड़ी इलाका में कैसे ज्यादा बारिश होता है? देखो, हाँ वहाँ पे कारण भी कई होता है। पहाड़ पे तो पेड़ रहते हैं। नहीं नहीं सुनो, उसका कई कारण है। जैसे देखती हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बादल वगैरह का निर्माण हुआ, ठीक है, और हवाओं का झोंका चला, हवा का झोंका चला, तो हवा का झोंका इसको तो आगे ड्रैग करेगा, इसको आगे ठेलेगा। लेकिन सपोज करो यहाँ ऊंचा पहाड़ है, ऐसे इसको ठेलेगा, आगे ठेलेगा, लेकिन यहाँ पहाड़ आ गया, अब कहाँ ठेल के ले जाएगा, लेगा इसको, तो यहाँ पे टकरा जाएगा। और टकराने के बाद ये बादल तो उधर जा नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी बारिश होगा कि नहीं होगा, तो होगा। इसलिए पहाड़ी इलाकों में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आगे जा ही नहीं पाएगा, ये जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए वो होता है। ठीक है, और जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगल वगैरह है वहाँ तो होगा ही। हाँ इस तरह से। ठीक है, अब इधर हो पाएगा, इधर नहीं, मतलब इधर बादल है, इधर बारिश हो रहा, ठीक है, इधर हो रहा नहीं हो रहा, तो जिधर नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं वृष्टि छाया। क्या चीज, वृष्टि छाया। छोड़ दो, मत याद रखो, ये नहीं पूछेगा। हाँ इसको मिटाते हैं। ये सब क्या थी था, पौधे एवं अरे फट गया, नहीं बचा, फटता ना तो अभी हम तुम लोग के शीशा रहता था, अच्छा लगता है। अच्छा कितना देता है, इसको सबको नुकसान है, कितना इसको मजा आता है। शीशा के तुम भी रहती तो ठीक रहता। मोम के माटी यहाँ पे देखो, चलो देखो, ये तो हो गया ना टोटल। ये पेड़ पौधों में था क्या चीज, परिवहन। ये जल का परिवहन कौन करेगा, जाइलम। और खाद्य पदार्थों का फ्लोएम। ठीक है, अब इसमें जो भी हम लिखाए थे उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ देते हैं खाली। ठीक है, बताओ क्या लाए तो कॉपी, क्या क्या लिखा है, कौनों का पॉइंट बचा तो नहीं ना। देखे, चलो ध्यान दो थोड़ा सा। देखो पहला लिखवाए थे क्या चीज, परिवहन। ठीक है, इसमें क्या लिखाए थे, किसी जीव में जो होता है आवश्यक पदार्थों को, क्या चीज, आवश्यक पदार्थों को उसके मूल स्रोत से कोशिका में पहुंचाना तथा अनावश्यक या हानिकारक पदार्थों को कोशिका से उचित स्थानों तक पहुंचाना क्या कहला जाएगा, परिवहन। जैसे देखो यहाँ पे आवश्यक पोषक पदार्थ था, मूल स्रोत यहीं पे इसको जल वगैरह मिल रहा था, अब इसको लेकर के कोशिकाओं पे पहुंचा दिया। ठीक है, यहाँ पे पहुंचा दिया, और पहुंचाने के बाद यहाँ से जो भी CO2 वगैरह ये सब बनेगा उसको उचित स्थान, मतलब वायुमंडल में बाहर छोड़ दिया ना। ये पहुंचाने की क्रिया क्या कहला जाएगा, परिवहन। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें अब देखो, देखे थे क्या चीज, पादप परिवहन तंत्र। अब पेड़ पौधा में जो ये परिवहन तंत्र हो रहा, ये जो परिवहन हो रहा है वो किसी न किसी विशेष अंग के द्वारा ही होगा। जैसे जाइलम, उत्तक, फ्लोएम, उत्तक, ये सब हो रहा है, मूल, रोम, ये सब। तो ये जो अंग भाग ले रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पादप परिवहन तंत्र। ठीक है, यानी पादप में परिवहन के लिए जिस अंग की आवश्यकता होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पादप परिवहन तंत्र। ठीक है, चलो उसके बाद फिर ये परिवहन होगा कितने के द्वारा, 2 उत्तकों के द्वारा, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम में क्या लिखा है कि यह जल का परिवहन करने वाला उत्तक है जो पौधों की जड़ों में मूल रोम के द्वारा, ठीक है, जल का अवशोषण कर उसे पत्ते, फल, फूलों तक कौन सी करता है, पहुंचाता है। इसी माध्यम से जल में घुलित लवणों का भी क्या होगा, परिवहन होगा। वही चीज बताए। उसके बाद पादप में जल का परिवहन एक दिशीय होगा। फ्लोएम में क्या लिखवाए थे कि यह भी जो होता है जाइलम के साथ साथ पौधों के हर हिस्सों में फैला रहता है, और यह पत्तियों में बनने वाले पोषक पदार्थों को अन्य भागों तक कौन सी करेगा, पहुंचाएगा। यहाँ पे जो भी पोषक पदार्थ बना है उसको अन्य भागों तक कौन सी करेगा, पहुंचा देगा। ठीक है, और यह जड़ों एवं भूमिगत तना में संचित पोषक पदार्थों को ऊपर की ओर भी कौन सी करता है, ले जाता है। उसके बाद
मतलब यहाँ पे जैसे पतझड़ वगैरह का मौसम आ गया तो यहाँ पे तो एनर्जी नहीं बनेगा, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे ये इसमें कौन चीज रहता है, जमा रहता है। जो हम लोग पढ़े थे ना लवक, याद करो, प्लास्टिड, 3 प्रकार के पेड़ पौधों में लवक पाया जाता है। कौन कौन? हरित लवक और हाँ सही है, हरित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक। तो हरित लवक तो फोटोसिंथेसिस में मदद कर देगा। वर्णित लवक क्या करेगा, पेड़ पौधा में जो भी फल लगेगा उसको रंग को प्रदान करेगा। और अवर्णित लवक जो वो एनर्जी वगैरह को एब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है, यहाँ पे जब पतझड़ का मौसम है तो यहाँ पे कुछ कुछ जड़ वगैरह में एनर्जी वगैरह स्टोर करके रखेगा, तो उस अवस्था में यही एनर्जी इसके लिए क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, चलो उसके बाद अब देखते हैं जल का अवशोषण में क्या लिखवाए थे कि भूमि से पौधों में जल का अवशोषण जड़ों में उपस्थित मूल रोम के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद मिट्टी के कणों के चारों ओर जमे जल के पतले आवरण कैपिलरी वाटर, यहाँ पे जो भी पानी का आवरण रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कैपिलरी वाटर। ठीक है, इस जल को मूल रोम के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और जाइलम उत्तक के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। ये भी हो गया। उसके बाद रसाकर्षण या रसारोहण, पौधों में जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल, पौधों के द्वारा जड़ों द्वारा है ना अवशोषित जल। ठीक है, भूमि से अवशोषित जल तथा उसमें घुलित खनिज लवणों को जाइलम उत्तक के द्वारा तने से होकर पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहा जाएगा, रसारोहण या तो रसाकर्षण। ठीक है, उसके बाद बाष्पोत्सर्जन में क्या लिखा है, पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल को, पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल को पत्तियों के द्वारा, ठीक है, पत्तियों के द्वारा बाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया क्या कहा जाएगा, बाष्पोत्सर्जन। और रसारोहण रसाकर्षण में क्या लिखा है कि पेड़ पौधा में जो भी जड़ द्वारा अवशोषित जल को, ठीक है, तने के सहारे, ठीक है, पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया रसारोहण या तो रसाकर्षण कहा जाएगा। इतने तो लिखवाए थे। ठीक है, चलो इसके बाद बाकी हम लोग कल देखेंगे। हाँ। अरे इतना लंबा वीडियो बन गया।